खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ अमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिलने गए हैं आसिफ अली जरदारी साहब को। तो ये क्या मामला है, क्या सिलसिला है, इस हवाले से अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। क्या कोई मुस्तकबिल का नक्शा बनाने की कोशिश की जा रही है? रोज़ ही बनता है, रोज़ मिटा देते हैं, मगर इस नक्शे की क्या सिचुएशन है? इसके बाद शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए थे, अंदर की कहानी बताएंगे। अंदर बड़ी दिलचस्प मुकालमा हुआ है और इस हवाले से बात करेंगे और भट्टी साहब से भी स्टोरी लेंगे। और इसके साथ परवेज़ खटक साहब ने कल एक अजीब व गरीब बयान दिया था और वो फरमाने लगे कि इस मुल्क में गुर्बत बिल्कुल नहीं है। पता नहीं वो पाकिस्तान में ही ये गुफ्तगू कर रहे थे। बहरहाल ये देखेंगे और पूछेंगे कि यहाँ गुर्बत नहीं है तो और क्या है। वैक्सीन में कमी का बुहरान है, ज़िम्मेदार कौन है, इस हवाले से बहुत सी बातें करेंगे मगर चॉइस भट्टी साहब। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाशिंगटन पोस्ट में मजमून लिखा है जो वो उन्होंने जो एक नई पॉलिसी वज़ा की है एक लिहाज से, उसकी उन्होंने तशरीह की है। भट्टी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जा रहे हैं जरदारी साहब को मिलने, तो कोई फिर से ख्वाहिशात हैं या कोई कंक्रीट प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसा मेरा ख्याल है सिर्फ़ और सिर्फ महज ख्वाहिशात हैं। इनफैक्ट के परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से जो डील हुई थी, जब इनका इत्तेहाद बना था, 2 वजारतें वफाक में, 2 सूबे में और मुकम्मल ज़िलों का होल्ड इनके पास, तहसीलदार पटवारी सारा कुछ इनकी मर्ज़ी का लगेगा। मोनस इलाही साहब की कमिटमेंट थी, लेकिन मोनस इलाही साहब इन फैमिली में सबसे बेहतर है, पर उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नहीं बनाया। अब जो परवेज़ इलाही साहब, आपको पता है इस वक्त स्पीकर सूबाई असम्बली हैं और कल उनकी हमजा शहबाज से भी 1-to-1 मुलाकात हुई है। वो मुलाकातें हैं जो ऑन कैमरा हैं, कुछ मुलाकातें हैं जो कैमरे के बगैर हुई और तीसरे घर में हुई। ये उनकी हमजा शहबाज साहब से मुलाकात? हमजा शहबाज जो पंजाब में अपोजिशन लीडर है, मुस्लिम लीग नून के कायद है। तो गुजारिश है कि आसिफ अली जरदारी साहब के वाइस डिप्टी चेयरमैन गालमा प्राइम मिनिस्टर नहीं है परवेज़ इलाही साहब, प्राइम मिनिस्टर। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब का एक ख्याल है कि अगर कभी हालात ख़राब होते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट उनकी तरफ देखेगी। नून लीग पर क्रॉस लगा लिया, क्योंकि पंजाब में तो आसिफ अली जरदारी साहब और मोहतरम परवेज़ इलाही साहब मिल के एक ईंट भी नहीं हिला सकते, काउंसलर भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि 8-9 सीटें गालबन पीपल्स पार्टी की हैं पंजाब असम्बली में, 10-11 इनकी होंगी। तो पंजाब में तो मैटर करेगी नून लीग। अगर आपने अदम एतमाद लाना है मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब के बारे में, तो फ़िलहाल तो ये है, मेरा ख्याल है इसमें एक आइंदा अपने अपना वजन बढ़ाने के लिए परवेज़ इलाही साहब गए हैं। इमीडिएटली कुछ नहीं है, मौके फिलहाल कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है इमीडिएटली बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सिर्फ मेरा ख्याल है उन्होंने इमरान खान को मैसेज दिया कि आपने अगर बजट के बाद हस्बे वादा हमें फंड, हमें वजारत ना दी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग हमारे फंड कौन से हैं भट्टी साहब? कितने खर्च होने ने? तरक्याती फंड होंगे यार। तरक्याती फंड, जाती तरक्याती फंड होते हैं या अवामी तरक्याती फंड होंगे ना? देख रहे हैं, अवामी नुमाइंदे अवाम पर पैसा लगाते हैं। आपके वोटर ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हैं, आपके वहाँ फार्म हाउस हो सकते हैं, आपका और बिजनेस हो सकता है। और जो अच्छी बात है परवेज़ इलाही के बारे में, जो नैब के केसेज हैं वो भी वापस हो गए हैं। लेकिन ये 10 मुलाकातें हो जाएं, परवेज़ इलाही साहब हमारे बरतानिया दौर के मोनस इलाही को वज़ीर बनना चाहिए, वो बड़ा इनकी फैमिली में था। लेकिन काई साहब जब तक भाई नहीं जाएंगे ना, ये भाई दोनों भाई कुछ नहीं कर सकते। तो चलें मलिक साहब, आपके पास भी इस हवाले से कोई एक स्टोरी है? इनकी अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है कि अगले साल इलेक्शन हो सकते हैं। इमरान खान को 5 साल नहीं मिलेंगे, 4 साल के बाद इलेक्शन होंगे। तो बेसिकली ये इलेक्शन के पस मंजर में मिले हैं। इसमें एक कैरेक्टर वो हिडन है, वो एक फ्रिज में रखा हुआ है, उसका नाम है जंगीर तरीन। तो आइडिया ये है जरदारी साहब का कि अगर हमें इलेक्टेबल्स वहाँ से मिले, प्लस साउथ पंजाब में वो समझते हैं पीपल्स पार्टी की पूरी तरह मरी नहीं है। वैसे उन्होंने कोशिश तो पूरी की थी पंजाब में ख़त्म हो, थोड़ी सी बच गई है अपना साउथ पंजाब में। तो उनका ख्याल है कि अगर इलेक्टेबल्स ले आएँ अपने जंगीर तरीन साहब, काफ लीग और हम हो, तो जिस तरह भट्टी साहब ने आपको बड़ी खूबसूरत एक खबर दी है कि लगता है तासर यही है कि नवाज लीग की अगले पॉसिबिलिटी नहीं है 5 साल की। तो फिर इसका क्या मतलब है, ये पीटीए के रहमो करम पे चले जाएं। तो ये उस चीज़ को कैश करना चाह रहे हैं कि इन केस अगर नून का रास्ता, अच्छा नून की भी एक प्रॉब्लम है, नून इसलिए इनकी तरफ नहीं आ रही, अगर नून इनको सीटें देती है तो उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। लिहाजा काफ लीग के लिए
पीपल्स पार्टी के लिए और जंगीर तरीन के लिए अगर कोई रास्ता है वो है कि हम तीनों इकट्ठे हो जाएं और हम अगला चांस लें। ये अगले चांस की सारी लड़ाई है। किंग्स पार्टी गोया जी हाँ, ये पुरानी पाकिस्तान में 70 साल से चल रही है। ये हर 5 साल बाद अपने आप को रीलाइन करती है। इसका नया नाम आया इलेक्टेबल्स। ये इलेक्टेबल्स के नाम पे चलेंगे और काजी साहब, अगर इनको प्यार कहीं से मिल गया तो पाकिस्तान ये में सिस्टम चलेगा सिलेक्टेबल। सिलेक्टेबल्स का ये नया लफ्ज आया है मैं अपना, काजी साहब। मैं तो कह रहा हूँ सिलेक्टेबल। गालिबन आसफ अली Under the table। जरदारी मोहतरम प्रेसिडेंट कब बने थे? 8 में कि 9 में? 8 में आए, 2008 से तो मुझे 2013। याद है आसफ अली जरदारी साहब की गवर्नर, उसमें हमारी मुलाकात हुई तो गपशप हो रही थी। आसफ जरदारी साहब बड़े दोस्त नवाज हैं, जो उनकी खूबी अच्छी खूबी है हर बंदे की वो करनी चाहिए, और बड़े मिलनसार है, कुछ लोगों की तरह तकब्बर नहीं है। बाकी जो इल्ज़ामात वो है वो उस पर मैं नहीं जा रहा। तो मुझे कहते हैं भट्टी साहब क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मैं कहता सर नहायत अदब एहतराम से, पीपल्स पार्टी पंजाब में किस्सा माजी हो चुकी है। मुझे याद है फिर उस दिन उन्होंने तकरीर भी की गवर्नर उसकी ग्राउंड में, मैं हर इतवार को आऊँगा। मैं क्या आप हर रोज़ रहें यहाँ? भट्टो की जो आशिक थे, भट्टो के जो वोटर थे, वो थे 70 की दहाई के लोग, 80 की दहाई के लोग। वो बेचारे उस वक्त 30-30, 40-40 साल के मर मरा गया। नई जनरेशन में आप पेनिट्रेशन नहीं कर सके। लेकिन मेरी अपनी ये राय है, उस वक्त भी 8 तक भी पीपल्स पार्टी में दम खम था पंजाब में। 5 साल आसफ अली जरदारी साहब ने जो पंजाब में पीपल्स पार्टी को डैमेज किया है, वो ना ज़ियाउल हक पंजाब में पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर सका था, ना मुशर्रफ। हर हल्के में 20-25 हज़ार वोट होते थे। उसका रिज़ल्ट यही है, लाहौर में जो 2 इलेक्शन हुए अलीम खान साहब का और रियाज सादक का, उन्हें 70-72 हज़ार, इनके बंदे को 1400 वोट और दूसरे एक 800 वोट। मैं नहीं समझता कि आसफ अली जरदारी सब रोज़ाना अभी बैठे रहे, एक भी इलेक्टेबल नहीं आया। प्रोग्राम नहीं होगा तो क्या? अच्छा भट्टी साहब, बजट तो भी पास होने हैं, तो अपना ये उस हवाले से तो नहीं ये प्रेशर डाला जा रहा? देखिए बजट पे MQM ने भी कल परसों धमकी दी, काफ लीग ने भी दी, और ख़ुद जंगीर तरीन ग्रुप ने भी दी कि बताएं अभी तक आपने हमें क्लियर नहीं किया, FIA की कागज़ों में हमें आप ज़िमनियों में क्लियर करें। देखिए FIA की ब्लैक मेलिंग की शुरू से है। मलक साहब आपके खिलाफ इंक्वायरी खोलेंगे, 5-5 साल उसको बंद ही नहीं करेंगे। हर 6 महीने बाद आपको बुलाएंगे, 10-15 लाख जिस हिसाब से आप असामी हैं पैसे लेंगे। आप ये मुलाकात 5 साल आपके गए, ब्रेक पे जाना है मुझे। बड़ी साहब ये बता दें जल्दी से, कोई किसी ने ये मुलाकात अरेंज करवाई है? मुलाकात अरेंज कराई है जो परवेज़ लाइस साहब के बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा। और जरदारी साहब के तो आजकल इतने करीब है कि हवा भी नहीं गुजरती। लेकिन वो बंदा जो कराया वो आजकल इमरान खान साहब के भी करीब है। मैं क्या बताऊं, वो नून लीग के भी करीब था। करीब है, ये तो बड़ा अजीब और गरीब है। करीब है, करीब वाला अमीर जरूर आप होगा। माशाल्लाह इनकी रिहाइश देखिए, वो छोटा सा घर है बिलावल हाउस, मुझे उधर जाने का इत्तेफाक हुआ है। आपका रेफरेंस मैं भी 1 किलोमीटर की पार्किंग है। जब आप उस महल में शामिल होते हैं ना, जो गरीबों के लिए पार्टी बनी थी, मुलाकात वैसे ही हुई है, उनका कोई रोल नहीं। बाद में आप ये कह दें कि जी आप वो जिस घर में रहते हैं, बजट हो जाएगा बड़ी साहब पास, बजट हो जाएगा, बजट हो क्योंकि जाएगा बजट तो जिनकी बचत होनी है उन्होंने नहीं करा। ये ब्रेक पे हम जा रहे हैं और वापस आके इलेक्टेबल, रिजेक्टेबल और सिलेक्टेबल्स की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, तो फिर स्टोरी तो आप, हम पता है ना, आप सेंसर भी कर देते हैं हम, और फिर बदल भी जाती है स्टोरियाँ हालात के मुताबिक। हमें भी जिंदा रहना पड़ता है, हम भी खला में तो नहीं है। तो अब आ जाएँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात करें। देखिए काजी साहब, इस मुल्क में सच पर पाबंदी लगाने के लिए बड़े लेटेस्ट हरबे ताकतवर लोग इस्तेमाल करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मेरा ख्याल है ये तो रहने दे। शहबाज शरीफ साहब की आज बड़ी अच्छी पेशी हुई। उनसे 10 सवाल पूछे उन्होंने, हर एक ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, हमजा से पूछो, सलमान से पूछो। मेरी तो समझ में नहीं आई। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शहबाज साहब के नोटिस में थी सारी बातें। जब वो पैसे आते रहे, उनमें से एक बंदा जिसके नाम आया, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मेरा भी जानने वाला। उस दौर में उसने बताया कि मेरे नाम इतने पैसे आ रहे हैं। लेकिन FIA ने जब शहबाज शरीफ वहाँ बोल रहे थे तो FIA के आला अफसर ने टेलीफोन खुला रखा और इस्लामाबाद के शहनशाह अकबर को सारी गुफ्तगू सुनाई। शहबाज साहब जो बोलते रहे।
अच्छा, खबर कुछ थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं इसमें। हाँ करें करें। खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब कि मेरी यादाश्त जो है उसमें ये बातें नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मेरा हाफसा जो है वो जवाब देंगे। अच्छा हाँ जी, याददाश्त। फिर उन्होंने कहा जी कि उनसे वो पूछा गया कि कुछ भी याद नहीं उनको शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज का भी याद नहीं था। नहीं, कोई बात अच्छा, याद उनका याद। अच्छा, तीसरा उनसे सवाल पूछा गया कि जी कौन चलाता था ये जो थी मिल थी आपकी, तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं याद, मुझे ये भी नहीं पता कि उसको हमजा शहबाज चलाते थे या उनको सलमान शहबाज साहब चलाते थे। अब सवाल एक और पैदा होता है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं भट्टी साहब, वो एक हैं अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन है और कल अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो अगर यादाश्त की ऐसी लैप्स हो गया है नहीं फिर ठीक हो तो जाएगी। फिर अगर वो प्राइम क्यों भट्टी मिनिस्टर साहब बनेगा, ठीक हो जाएगी। वो कहते हैं मुझे याद ही नहीं है। नहीं बट अच्छा अच्छा काजी साहब, और एक मिनट आपकी बात याद दिला दूं, आपने एक स्टोरी दी थी, आपकी याद दिलाता हूं। हमजा शहबाज साहब नैब में पेश हुए थे, तो कहा अच्छा ये मेरी कंपनी है। तो ये फिल्मों में आपको पता है ना, बंदा सीढ़ियों से गिर के तो उसकी यादाश्त। अच्छा काजी साहब, गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब को वो थोपिया का नहीं पूछ रहे थे, उस कंपनी का पूछ रहे थे जो शहबाज साहब की अपनी है, जिसकी एक एक फिंगर टिप्स पे याद है। अब मुझे बताएं आप, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती सेहत दे, कौमी असम्बली में बगैर किसी गाने के, बगैर किसी कॉमेडियन के 2.5-3 घंटे की उन्होंने तकरीर की। कोई बीमार आदमी, कोई यादाश्त भूला हुआ इतनी लंबी तकरीर कर सकता है? नहीं, उन्होंने बताया डेंगी में माशाल्लाह जो खदमात थी। 2.5 घंटे से ज्यादा की तकरीर, 2.5 घंटे से ज्यादा। तो आज जो उन्होंने सवाल किए, एक एक सवाल उनको लगता, लेकिन उनके वकला ने कहा था कि अच्छा, आपने हर बात से कहना अच्छा कब, ये कौन, अच्छा नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन इसकी बुनियादी वजह पता क्या है भट्टी साहब? जब आप जमानत जेब में लेके जाते हैं तो कोई तफ्तीश आपकी नहीं कर सकता, कोई आपकी तफ्तीश नहीं कर सकता। आपको पता, आपको अरेस्ट तो किसी ने करना ही नहीं है। देखे ना कि एक इन्वेस्टिगेटर के पास क्या होता है कि भाई आप हमसे बात करें या हम आपको जो है वो डिटेन कर लेंगे। सब हर ताकतवर आदमी को जिस पे कमो बेशतर अरबों रुपए का 25 अरब का मुबैना करप्शन का इल्जाम होता है, 25 अरब, उसे 20-20 दिन की जमानत मिल जाती है। यार कोई बेचारे नहीं भट्टी साहब, अगर तो ये बात रिकॉर्ड हुई है जिस तरह आपने कहा है कि टेलीफोन पे हो रही थी, मैं कह रहा हूं शहनशाह अकबर ने उनकी गुफ्तगू सुनी। अच्छा, अब क्या ये जो है, क्या पोजीशन गवर्नमेंट जा सकती है कि जी इनकी तो यादाश्त का मामला आ गया है, तो क्या इज ही एलिजिबल टू रन सच एन ऑफिस? नहीं, ये तो आपको याद है। नहीं, पाकिस्तान में आपको पता है सबसे बड़ा जो होता है वो सदर पाकिस्तान का, इस पे कोई शक है? वो आपकी आर्मी फोर्सेस का भी कमांडर इन चीफ होता है। तो जरदारी साहब की जेल में जो पेशी है उनमें उनका रिकॉर्ड है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, स्ट्रेस्ड है, दिमागी तौर पे थोड़े से मसाइल हैं। जब वो सदर बने तो बिल्कुल ठीक हो गए थे, वो भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जब ये वज़ीर आज़म बनेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। इनसे 20 सवाल पूछे गए और इन्होंने सिर्फ 4 के जवाब दिए, 20 में से 4 के जवाब दिए इन्होंने। नहीं, लेकिन देखें ना, अभी आप देख रहे हैं ये गुलपाशी करवाई जा रही है, कुछ फैक्ट्रियों के मुलाजम आ गए होंगे, कुछ थोड़े बहुत वर्कर भी आ गए होंगे। मगर सवाल ये है कि जब आप देखें भट्टी साहब, बुनियादी बात तो ये है कि यहाँ पे जब आपको पता है कि आपने अरेस्ट ही नहीं होना तो आप जो मर्जी कहते हैं। देखिए काजी साहब, जब आपको पकड़ने वाले से ज्यादा बचाने वाला मजबूत हो तो आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। क्या कर लेंगे? आज तक शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली से एक पैनी निकली? मुझे ईमानदारी से बताएं। नहीं, अगर ये केस था, FIA रेस्ट नहीं कर सकती थी? पहले जान के आपने नोटिस भेजा, शोर मचवाया, पहले 2.5 साल भी रखा। शहबाज शरीफ साहब जिस मिल से खरबों रुपए कमा चुके, अपनी दूसरी अहलिया का भी घर लिया, इसमें और 4-5 लहरें हैं। मैंने तो सुना था कुछ लोग कांप रहे थे क्योंकि शहबाज शरीफ को ये यकीन दहानी कराई गई थी, ना आपके आगे कोई अफसर ऊंचा बोलेगा ना सख्त बोलेगा, आपकी मर्जी, आप जवाब दे ना दे। तो उन्होंने जवाब नहीं ये शहबाज शरीफ साहब को यकीन दहानी कराई गई थी कि हम आपको बचाना चाह रहे हैं, इमरान खान बिला वजह जिद कर रहे हैं, ये सुन लें, फिर मैं बार मुझे पिंच कर रहे हैं, हम आपको बचाना चाह रहे हैं, हम ही ने आपकी बेल कराई थी, अब आपको 20 दिन की बेल मिली है, जो मर्जी कर ले, कोई मर्जी सुन ले, आपसे कोई अफसर ऊंचा नहीं बोलेगा। और हो सकता है उधर किसी और ने भी कैमरे लगाए हों, बस उसका नाम मुझे नहीं पता, मैं कल छुट्टी पे था। तो एक तो अपना क्या फायदा है इन कैमरों का
चले कुछ केसेस तो बाहर आ गई थी बड़ी, मतलब है अरशद मलिक साहब वगैरह की, तो ये तो बाहर कभी नहीं ये आएगी। तो कैमरों की लड़ाई हुई ना, इंसाफ इंसूफ तो फिर कहीं ना हुआ, सिस्टम तो कोई अच्छा ना हुआ। पाकिस्तान में इंसाफ है? नहीं तो होना तो चाहिए। अच्छा आप इदारा है, एक इदारा है, उसने बुलाया आपसे। अच्छा मैंने तो सुना था कुफर का निज़ाम चल सकता, जुल्म का नहीं। मैं तो पिछले 40 सालों से मुझे जुल्म का बताया, निज़ाम एक देख रहा हूं। घंटे से ज्यादा सवाल आप इस मुल्क में वजीर आज़म से मुझे इंसाफ ले दे, किसी और अदारे से इंसाफ ले दे। तो फिर नहीं तो फिर ये तो मजाक हो गया ना। ये क्या कादी बात साहब ने ठीक कहा है। देखे नवाज शरीफ किस काम के लिए गए थे, ईमानदारी से बताएं। बड़े उनके सख्त रोजाना बीमार- प्रेयर बड़े से सख्त बीमार थे अल्लाह बड़ा। माफ करे, ऐसा लगता था अल्लाह उनको लंबी प्लेटलेट्स जिंदगी से सेहत दे हाँ। कि उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। अब माशाल्लाह हशाश बशाश फिर रहे होते हैं। किसी एक जज जो पहले कहते थे उनको इनकी जिंदगी की गारंटी दो, ये आज परसों बच जाएंगे, अब बुलाया किसी ने उन्हें। आपकी हुकूमत गई है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते के लिए या 8 हफ्ते के लिए गए थे, इन्हें वापस बुलवाया जाए। कोई एक बताए। कादी साहब ये मिली भगत है, ये हमें और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारा भी टॉक शो चलते रहते हैं, बच्चों का रिज़्क हमारा क्योंकि इधर लगा हुआ सहाफ़त में। अदरवाइज इन्हें ना पहले कुछ हुआ था ना अब कुछ हुआ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कादी साहब इन्होंने जेल जो जब आपका प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में थे, उन्होंने कहा जाके मैं जेल में से एसी उतरवा दूंगा, वो एसी नहीं उतरवा सके। कैन यू इमेजिन कि एक मुलजम के, एक मुजरम की जेल से, वजीर आज़म वक्त के जेल से एसी ना उतरवा सके। बहरहाल बड़ी साहब अब आगे बढ़ते हैं। इस मुल्क को एक खुशखबरी भी तो दे देना। गुर्बत खत्म हो गया कल पाकिस्तान। पता चला है कि इस मुल्क में कोई गरीब आदमी नहीं है। ज़रा सुनाएं जी, अपना खटक साहब ने क्या कहा है, वज़ीर हमारे दिफा जो है। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जाएं फिरें, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। ये अपोजिशन का ये ड्रामा है। मैं अभी भी कहता हूँ, मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोजगार है। आपको मजदूर नहीं मिलता, आपको घरों में नौकर नहीं मिलते, क्योंकि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। आज मैं जब 30 साल पहले सियासत में आया तो हमारे जो इलाके गाँव थे सारे कच्चे थे। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे तो कहाँ पर गुर्बत आ गई। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। बट साहब इनके बारे में मैं नहीं कह सकता। मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो जो प्ली ली है उसके बाद मेरे ख्याल में उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। अच्छा तो इनके बारे में आपका क्या हुक्म है? परवेज हटक की इस गुफ्तगू के बाद अल्लाह जानता है, यहाँ आसमान फट जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए नीचे, यहाँ आसमान फट जाना चाहिए। और यार इतना नाकाम झूठ, अल्लाह रहम करे। मैं 10,000 दफ़ा वहाँ गया हूँ, खुदा की कसम, मासूम जैसे फूलों जैसे बच्चे छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे होते हैं। और यार 90% उधर लोगों के पास घर नहीं है। ये मुझे कह रहे हैं कच्चे घर है। यार ये गुर्बत के मुंह पर चपेड़ मार रहे हैं। परवेज खटक साहब को कहें कि वो केपी के तो दूर की बात है, मैं लाहौर में अगर हज़ारों घर उन्हें ना दिखा सका, जिनका किराया नहीं दिया जाता, मालक मकान सामान फेंक देता है, जिनके बच्चे भूखे सोते हैं, जो तन पे पूरा कपड़ा नहीं पहन सकते और जिस्म में पूरी रोटी नहीं खा सकते, अगर मैं ना दे सका तो जो ये कहेंगे परवेज खटक साहब, वो सजा दुनिया की होगी। यार मलक साहब, नहीं, वो आप मुझे बहुत जुल्म कर रहे हैं कि ये पूरे 22 करोड़ आवाम को गाली दे गए हैं। मुझे वो नहीं समझ आई कि फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब जी जो खाने के लिए मरकज़ बना रहे हैं गरीब लोगों के लिए, वो फजूल बना रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब तो बड़ा प्राइडली कहते हैं कि जनाब गरीब लोग जो हैं, जो मस्कीन लोग हैं, उनके लिए पनाहगाह बनाई जाए, बुजुर्गों को रखा जाए, उनको खाना दिया जाए। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब को पाकिस्तान का नहीं पता, यहाँ तो गुर्बत ख़त्म हो चुकी है। क्यों काजी साहब? नहीं देखें, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं तो 2 बातें करता हूँ। साइंटिफिक और यूनाइटेड नेशन के हम फिगर्स कोट कर रहे हैं, 5 में से 3 माया नैमिक हैं, खून की कमी का शिकार हैं। आपके सूबे में बलूचिस्तान के बाद जो सबसे स्टंटेड ग्रोथ है, स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि वो बच्चे जो ज़िंदगी की जंग अपनी माँ की कोख में ही हार जाते हैं खुराक ना होने की वजह से। जो माँ खुद खुराक की कमी का शिकार है, उसके बच्चे का क्या होगा? की आपने बात की ना, मुझे तो समझ नहीं आती कि हम किसी और मुल्क में रह रहे हैं। साहब की एक मिनट, इसके बाद मलक साहब पहले इसी टॉपिक को थोड़ा सा ये बताएं। हमारा ये वजीर डिफेंस होना चाहिए, और जहां 90% लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, वो कहते हैं गुर्बत ही नहीं है। अगर आपके अरबों खरबों में महरूने मुल्क है
तो यार खुदा के वास्ते केपी के देख लो, पंजाब देख लो, सिंध देख लो, और क्यों लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कते हो, और क्यों हमारे साथ आप जुल्म करते? कैसे इंसाफ को वजीर डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए? सर उनके पास आपको पता है ना पूरे खानदान में कितनी सीटें हैं, वो भी आ मतलब जाएंगे। फिर आप कह रहे हैं फ्लोर एक मिल मैंने एसोसिएशन 160 देखिए, पाकिस्तानी जो आम इंसान है उसका सारा ताल्लुक आटे रोटी से है। आज उन्होंने आपको धमकी दे दी है हड़ताल की, किस लिए कि आटे और चोकर पे आपने सेल्स टैक्स लगाया। ये मैं अभी की आपको खबर अच्छा दे ये रहा जरा हूं। सुन ये कह रहे हैं इस मुल्क ले, में ये गुर्बत हमारे नहीं जो वजीर खजाना कुछ कह रहे हैं खुराक के बारे में, सुनाए। क्यों ये फूड इन्फ्लेशन? अभी इस हुकूमत को 2-2.5 साल हुए हैं। फूड इन्फ्लेशन इसलिए हुई है कि आप इस वक्त नेट इंपोर्टर ऑफ फूड बन गए हैं। आपके पास इस वक्त जो है गंदम पूरी नहीं है, चीनी पूरी नहीं है। आज मैं जब प्राइस कंट्रोल कमेटी को देख रहा था तो मुझे हैरत हुई, 70% दालें हम इंपोर्ट करते हैं। अब दालें हमारा स्टेपल फूड है, तो क्या किया हमने एग्रीकल्चर में पिछले 10-20 साल में? क्यों नहीं उसमें हमने खर्चा किया? हाँ जी अच्छा बड़ी मजे की बात है। मैं नहीं बड़ी मजे की बात है। भट्टी साहब देखें इसमें देखें छोटी सी बात है, ये साहब पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना है। अगर कर्जे लिए, अगर माजी में जो गलती हुई है तो इनको तो सबसे पहले उसकी सजा मुझे देना। आप भी तो इस मुल्क के वजीर खजाना रहे हैं। कल फिर उन्होंने उमर अयूब साहब ने फरमाया कि बिजली का भी मसला पिछली हुकूमतों में, उन हुकूमतों की बात करें जिनके वो वजीर हैं। ये तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना रहे, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? साहब परवेज खटक साहब को दावत दें, वो कह रहे हैं इस मुल्क में गुर्बत ही नहीं, तो हम बिला वजह चीखते चलाते हैं रोजाना। झूठ बोल रहे हैं, सारा झूठ बोल रहे हैं। हमें तो मार देना चाहिए। सहाफत इतनी बुरी है इस मुल्क में, सहाफत पे पाबंदी लगा देनी चाहिए सीरियसली। अच्छा और दूसरी इनके कसीदे पढ़ने वाले मरासी अच्छा ये मुझे बताइए, फ्लोर मिल वाले कह रहे हैं 25 और 26 जून को हड़ताल पे जा रहे हैं, वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, इसी मुल्क की बात कर रहे हैं। आटा वाफर है ना, आटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आटे के बगैर तो आप जिंदा रह सकते हो, गैस के बगैर आप जिंदा रह सकते हो, बिजली के बगैर आप जिंदा रह सकते हो, साफ पानी के बगैर आप जिंदा रह सकते हो। मसले कोई नहीं। आपको तो बैरूने मुल्क परवेज खटक को खरबों डॉलर बैरूने मुल्क चाहिए ना। पाकिस्तान में तो आपका खर्चा कोई करता है। पाकिस्तान में वो कह रहे हैं गरीब है ही नहीं, उन्होंने बात ही खत्म कर दी। अच्छा इन्होंने मेजर ताहिर सादिक साहब का भी एक शॉट है, वो भी यानी अपने इसके ट्रेजरी बेंचेस भी हैं, सुनाएं जरा। जनाब मैं पार्टी का खैर ख्वाह हूँ, न ही चापलूस हूँ और न ही खुशामद पसंद हूँ। मैं स्याह को सफेद नहीं कह सकता, गधे को घोड़ा नहीं कह सकता। 8,487 अरब रुपए का हुजम है जो बजट है, 3,420 अरब रुपया खसारा है। मुझे ये बताया जाए कि ये 40% खसारे का बजट है, ये खसारा कैसा पूरा किया जाएगा? अच्छा इन्होंने तो एक नई कर्जा लेंगे मुस्लिम लीग नून से, नहीं ये उसमें से हैं। ये मुस्लिम लीग नून में 2 जगह से एमएनए हुए थे। मेजर ताहिर साहब की बहुत ज्यादा वर्थ है इलाके में, लोग इनकी बहुत इज्जत करते तो हैं। अपोजिशन इतनी सख्त मैं आपको चैलेंज, दोनों सीटें जीते थे। इमरान खान साहब ने कहा कि एक और बंदा था वो कोई लगड़ बगड़ के उसको दे दें, तो ये नहीं माने, तो फिर ये पीटीआई के भी बेचारे हिट लिस्ट में है, लेकिन इनका अपना बड़ा वोट बैंक है। लेकिन कादिर साहब इन्होंने क्या गलत बात कही। यहाँ तो आप कह दें कि इकॉनमी आप दोनों मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। रोज़ाना हम कहते हैं कि आईपीपी इतने हमारा लूट के खा गया, फलां इतना लूट के खा गया, वो भी कह रहे हैं 40% बजट खसारे का है। तो मुझे बता दें, परवेज खटक कह रहे हैं मुल्क में इशू ही कोई नहीं, और सच्चा है कौन झूठा कौन है? साहब एक मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। परवेज खटक साहब ने कल असेंबली में कहा कि मेरे जो 5 साल के थे कारनामे जो थे ना इतने ज्यादा कि आप ये बोल ही नहीं सकते। परवेज खटक साहब वजीर आला रहे हैं ना केपी के, तो मैं थोड़ी सी स्टडी कर रहा था। मैंने ये स्टोरी आपसे लेनी है, चले मैंने अब स्टोरी लेनी है, लेकिन अभी आपने कमेंट दिया था कि ये मुस्लिम लीग नून से हैं या मैंने पूछा है जिस तरह से अंदाज से उन्होंने बात की। मुस्लिम लीग नून में किसी की औकात है कि बोल जाए? ओ काई साहब भाई मुझे एक बताए ना बात, बोलेगा मान गए। ये तो आई अप्रिशिएट कि आज ट्रेजरी बेंचेस के बंदे बैठ कादी साहब अगर ये नून लीग के होते, अच्छा कौन बोलता उनके खिलाफ? कादी साहब देखिए, कादी साहब जो आपने बात की अच्छी बात की। मरियम नवाज आज तक कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ी, कौंसलर का। मरियम नवाज साहब काबिल एहतराम। शाहिद हकान बासी साबिक वज़ीर में पीछे यूं खड़े होते हैं, पीछे इस इमाम दे 2 रकात नमाज दे,
यार लोग के नून लीग वाले अपनी क़यादत के आगे बोल सकते। हम तो ये कहते हैं वर्कर बने, जाती मुलाजिम ना बने, हमारे लीडर बने खानदानों के नौकर ना बने, प्लीज। खूबसूरत बात। आगे बढ़ते हैं तो हम आपको कुछ और सुनाना चाह रहे थे यार, क्या आप मुझे बता, ये इन्होंने ही ताहिर सादिक साहब ने कुछ और भी कहा, वो भी सुनते हैं, सुनाएं जी। यहाँ जो 2 स्पेशल असिस्टेंट बने हुए हैं, स्पेशल हैं, पता नहीं क्या स्पेशल चीज है इनमें, उसका भी मैं खोज लगा रहा हूँ। लेकिन ये लुगड़ जो है ये इसमें रुकावट डालते हैं। इनका मेरी जात के साथ अनाद है। वजीर आजम साहब चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक अच्छी तब्दीली आए, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि तब्दीली आए, इस लुगड़ क्लब को फारग करें। ये अब जो लुगड़ क्लब कह रहे हैं ये अटक और चकवाल की साइड का लफ्ज है, तो इट मींस यू नो नॉट ये लुगड़ है क्या यार? बड़ा अच्छा लफ्ज का है और कुछ लफ्जों में बड़ा सूट करता है। मैं कुछ बंदों को जानता हूँ। ये मैं असल में ना कोई लफ्ज किसी का तर्जुमा नहीं बन सकता, मतलब एवं ही कह लो, एवं ही है, माठा कह ले। नहीं, इसको तो माठे को एडवाइजर बना लिया। वो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पार्टी के अंदर एक लड़ाई है, वो उनका बिल्कुल कायद साहब ने से एक्सप्लेन किया। असल लड़ाई है कि ये लोग MNA हैं, ये अवाम के पास जाते हैं, वोट लाते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। आपकी अपना जो अपना खान साहब के साथ जो लोग हैं ना, उसमें से 55 की इनकी कैबिनेट है, जिसमें 20 के करीब गैर मुंतखब है। अच्छा, बताऊं, वो PTI के मुताज नहीं है, इंडिपेंडेंट जीत, तो उनको गुस्सा बनता है ना। अभी वो 2 सीटों से जीते थे और हारी हुई सीटें जीत के ये जिनको वो कह रहे हैं ना, कोई मुंतखब नहीं है। काजी साहब, इमरान खान साहब से गुजारिश है, आप मुंतखब नुमाइंदों को ये लड़ाई लोगों का वोट लेके आए हैं। आप जो वो रेंटे एडवाइजर रखे हुए हैं जो बैरून मुल्क से हैं और उन्होंने चले जाना है, वो अपना दाना चुगने आए हैं बेचारे। मैं चलें, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जरा नूर आलम साहब को सुन लेते हैं, ये भी PTI के। आपने लोगों को एहसास प्रोग्राम तो बनाया, मैं कहता हूं उसके बजाय बिजली सस्ती कर लेते, डीजल सस्ता कर लेते, ये कोई गरीब आदमी को जिससे फायदा हो, बेकारी लोगों को ना बनाएं। बदकिस्मती से यहां पे ऐसे काम हो रहे हैं कि लोगों को बेकारी बनाया जा रहा है। जी, लोगों को भिखारी बनाया इसी असेंबली में इन्हीं पार्टी का वजीर कह रहा है स्कूल में गुर्बत नहीं है, रोजगार की अंबार लगे हैं। इसी असेंबली में उसी दिन उसी पार्टी का MNA फरमा रहा है कि यहाँ बेकारी इकट्ठे हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है। मैंने जो आपको बात कर रहा था ना परवेज खटक साहब की, मेरी को पर्सनल उनसे कमेंट नहीं, मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ये एज ए वज़ीर इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। कल उन्होंने असेंबली में कहा कि मैंने जो 5 साल में काम किया, पहले मेरा मजाक उड़ाया गया, अब साबित हो गया कि मेरे से ज़्यादा परफॉर्मेंस किसी की अच्छी नहीं। मैं कोई नहीं ये साबित करना चाह रहा कि शहबाज शरीफ बड़ा अजीम आदमी है। पॉइंट सिंपली ये है कि जिन्होंने बस सर्विस चलाई है ना, मैं बात कर रहा हूँ पेशावर की, वो 2017 से लेके 4 साल ये बस नहीं चला सके और उसका टोटल बजट जब गया वो 70 अरब रुपया गया। इसके मुकाबले में जब लाहौर में ये मेट्रो बस बनी है वो 1 साल में बनी है, 2011 में उसका बनती 1 साल में बनी है और उसका बजट सुन लेना, उसका बजट है 30 अरब। तो इन्होंने जो बस सर्विस बनाई 1 साल को उन्होंने किया 5 साल और बजट किया 3 गुना। अभी तक 2 बड़ी करप्शन पंजाब में हुई है, करप्शन नहीं, दोनों में करप्शन नहीं। मैं परफॉर्मेंस बड़ी करप्शन इधर हुई है उधर हुई, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। करप्शन का मुकाबला हो रहा है, पेशावर करप्शन का मुकाबला। काजी साहब, मलक साहब की बात में लॉजिक है, वाकई ही मोटर परफॉर्मेंस ये आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और इन ट्रेन का जो चढ़ा है पंजाब के कितने % बजट? 92%। तो पंजाब सिर्फ 92% 27 किलोमीटर पर खर्च होगा। ये 12 करोड़ एक सड़क में रहते हैं, एक रूट में रहते हैं। बट साहब इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में, नहीं थोड़ा सा, अब काजी साहब जहां गरीबों की बात आती है 350 अरब खर्च हो चुका। अब आइंदा हर साल आपके जो बजट है ट्रांसपोर्ट का, उसका 92% जिन चीजों में आपको शर्मिंदा होना चाहिए, क्रेडिट लेते हैं आपकी ताकतवर तरीन हल्के ने बुला के अरबों रुपए में कमीशन खा रहे हो, खरबों रुपए हर बैरूनी आगे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दुनिया की सबसे महंगी जो ट्रांसपोर्ट बनी है वो पेशावर में बनी है। जहां भी लूट मार है, मैं वो भी सुन, जो आपने ट्रेन नाकस मनसूबा है मैं समझता हूँ, मगर उसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है। उसको जब आपकी अदालतों ने स्टे दिया वो 160 अरब से प्रोजेक्ट गया 360। अदालतों ने मुझे भी बात करें। जब आप ये आर्गुमेंट करते हैं तो फिर माफी चाहिए, माफी चाहता हूं, बड़ा क्वालिटी नीचे आ जाती है डिस्कशन की। वो क्या होता है, नहीं परवेज खटक साहब ज्यादा करप्ट हैं, ये घट करप्ट है। दिस इज द डिस्कशन। मतलब करप्शन भी गलत होया। तो जब हम 2 करप्शनों में से एक को नेक करप्शन बनाते हैं,
एक को बुरी करप्शन ये आप बना रहे हैं तो हम ना। डिसऑनेस्टी ये करते आप हैं। बना रहे हैं नेक बात। मैं तो कह रहा हूं दोनों की परफॉर्मेंस है। ओ जी दोनों- ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अच्छा, ਕੀਤਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੀ मैं ਉਹਨੇ मतलब What is this line of argument? नाजरीन की आसानी ब्रेक के लिए लेने मलक जा साहब नाजरीन की आसानी के लिए हम सब पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पाकिस्तान के बड़ी लिए साहब, बोलते ब्रेक हैं। क्यों क्या? अगर आपके पास पैसा होता आप पूरा ट्रेन बनाते या पंजाब में अस्पताल या स्कूल अस्पताल बनाते। स्कूल बनाते हैं। बस इसमें ये बहस- ले जी एक मलक क्विक साहब। ब्रेक है। करप्शन के मुकाबले बंद कर दें, जो करप्शन जहां कर रहा है वो गलत कर रहा है और उसमें से कोई नेक करप्शन नहीं, कोई बद नहीं है, ये गलादत है, ये खत्म होना चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और भी बहुत सी खबरें हैं जो हमने आपसे डिस्कस करनी है। वैक्सीन का क्या मामला है और ये गंदम और चीनी का क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला वैक्सीन का है और यही एक तरीका है अभी तक जो सामने आया जिससे हम, और वैक्सीन के हवाले से खबरें आ रही थी कि पैसे नहीं हैं, फिर अब पता चला कि कुछ से वैक्सीन आ रही है। मगर शहबाज गिल साहब को सुना दें, उन्होंने कुछ पहले मुराद अली शाह साहब को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं और फिर शहबाज गिल साहब को सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन की आज से कुछ 3-4 दिन पहले से शॉर्टेज हो गई है। वैक्सीन की सप्लाई का जिम्मा फेडरल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है और इसलिए लिया हुआ है कि वैक्सीन मिली उन्हीं को रही है और वैक्सीन जो उनको मिल रही है उसकी कीमत भी वो हमें नहीं बता रहे हैं। अच्छा बड़ी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, हमने स्टोरी की, आपने स्टोरी की थी यहाँ पे कि और बाद में इन्होंने मंगवाई भी वैक्सीन यहाँ पे, अब जो कहते ये काम अगर उस वक्त 2-3 अरब रुपए में कर लिया जाता, वैक्सीन जो हमने यहाँ बात की थी, काजी साहब आपको याद है वो कौन थे आपके दोस्त डॉक्टर उबैद अली के इधर बन सकती है और 400-500 में बन सकती है। जी जी 3 दिन से अल्लाह की कसम लोग रुसवा हो रहे हैं जिन्होंने ओवरसीज जाना है वैक्सीन के बगैर जा नहीं सकते। जो हुकूमत वैक्सीन नहीं कर सकती यार, यूरोप पूरे में जो आपसे दूसरे मुल्क है उन्होंने 70% लोगों को लगा लिया, बच्चों को हो गया। ये भी तो वज़ीर आज़म को चाहिए ना कि जिसकी ये जिम्मेदारी थी, ये शॉर्ट हुई है, उसको उल्टा लटकाए। नहीं, किसी एक को तो ड्रग मिसाल बनाए। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्यों वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जिसके जरिए हम आज साल 2 साल हो गए हैं। और यार उस मशहूर शेख साहब की आप अक्सर तो जिक्र करते हैं, उन्हें हला सके जाली डिग्री के बावजूद। कोई नहीं ला सकता। फिर मैंने इसको कहा है ना, जब कानून कमजोर होता है तो माफिया मजबूत होता है। इसीलिए पाकिस्तान में वैक्सीन का नायाब होना पीएम का इम्तिहान है, इमरान खान साहब का, कि वो इस पे कार्रवाई करें। 3 दिन मेरे मुल्क के लोगों को क्यों वैक्सीन नहीं मिली। भट्टी साहब इसमें देखें कितना 10,000 वो पाकिस्तानी जिसमें हम भी जिस तरह शामिल हैं जिनकी पहली लगी है, दूसरी की बारी आ गई है, दूसरे लगी नहीं। हमारी एंकर आयशा बख्श को लगनी थी, वो कह रही है, वो कहते हैं जी 42 दिन मैं बाद। वही कह रहा, अब मुझे नहीं पता मेडिकली, मैं तो नहीं समझता कि अगर मेरी पहली वैक्सीनेशन हो गई है, दूसरी मैं वक्त पे नहीं लगा रहा, पता नहीं पहले का भी नुकसान हो जाए। 10,000 पाकिस्तानी जिनकी डेट आ गई उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो रही। और सिंध का क्लेम है, सिंध कह रही है 50% शॉर्टेज है। अब अदर की खबर क्या है? अब सवाल ये है कि शॉर्टेज क्यों हुई है? शॉर्टेज इसलिए हुई है कि आपके पास अनफॉर्चुनेटली पैसे नहीं है दवाई खरीदने के लिए। अब कोई वजीर, कोई ब्यूरोक्रेट साइन ही नहीं कर रहा क्योंकि उनको पता है पैसे कहाँ से आएंगे। और अब एक ही चांस है जिस पे ये अब संजीदा हो रहे हैं। फिर वही जो आपने फिर कहना मैं कि वही बात कि नवाज शरीफ का वापस आएगा, उधार लो, उधार पे जाएंगे, उधार पे जाकर आपको वैक्सीनेशन मिलेगी। ये असल बात इशू ये है कि देखो कि पुराना सिस्टम ये है, पैसे IMF से पैसे लो, वैक्सीनेशन यार मलक साहब है बादशाह, आज पंजाब के लिए पता नहीं 50 करोड़ की गाड़ी, वो गाड़ियाँ नहीं है। पिछले दिनों कोई हेलीकॉप्टर ले रहा था। यार गरीब की वैक्सीन के लिए पैसे नहीं भट्टी साहब साइन ही नहीं कोई कर रहा, डर रहे हैं, नैब से डर रहे हैं। वाली कोई बात नहीं है यार, लटकाया हो। हाँ, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जिसने पूरे टाइम पे निशानदेही नहीं की। ये जरा शहबाज गिल साहब ने भी कोई हल बताया, वो देख लेते हैं। यहाँ पर तो आपको पता है कि जिस एयरपोर्ट से हम आते जाते हैं वहां पर एक अयान अली एक्सप्रेस नाम की फ्लाइट चलती थी। वो फ्लाइट आती थी खाली बैग, लेकिन जाती थी वो पैसे भर के। और जो रही सही कसर थी, वो जरदारी साहब अपने जहाज में डाल के जो 52 ट्रिप्स पे गए, वो जो 5,200 अरब सिंध के अवाम के नाम पे पैसा आया, उसमें से आधे से ज्यादा तो ये ले उड़े। देखें बात यह है, आप उसको तो हम डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन मसला ये है कि जब पहला स्कैंडल ये आया कि जूं ही हिट किया, यहाँ से आपने PPEs कहते हैं आप उनको, जो प्रोटेक्शन का जो होता है, वो आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करा दिया। और उस वक्त के वजीर साहब ने फरमाया कि वो जो थी हमने चाइना को तोहफा दिया था, तोहफा नहीं दिया था, प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दिया गया था, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी को आपने बेचा था। और वो पहली दफ़ा मेडिकल इक्विपमेंट भेज रही थी जब यहाँ पे जफ़र साहब थे, क्या नाम उनका, मिर्जा। अच्छा, उसके बाद
जब यहाँ पे डॉक्टर उबैद अली जो कि अब ड्रग रेगुलेटरी का हिस्सा बड़ी मुश्किल से बने हैं दोबारा से, उन्होंने कहा, और मैंने फिर एक डॉक्टर साहब जो कि यहाँ पे आपका बहुत बड़ा अस्पताल है मलिक साहब, ये क्या नाम है जो शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अच्छा अस्पताल बनाया, वो नॉर्थ फ्लोर में बना है ना, बरकी रोड पे। उनसे बात की, जिगर का हॉस्पिटल था, मुझे याद है, जिगर का अस्पताल, वहाँ मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये बात मानी भट्टी साहब जो आपने पूछी थी डॉक्टर उबैद साहब से कि यहाँ पर आप जो है रॉ मंगवा के उसको डाइल्यूट करके तो उस वाइल्स में डाल के तो बेच सकते हैं वो 300-400, ये क्यों नहीं किया आपने? और हमारी मौत पे भी पैसे कमाते हो भट्टी साहब, और क्या बताएं? देखिए हमारी मुसीबत आपका मुनाफा है। साहब नहायत एहतराम से हमने हुकूमत की जनाब की तरीफ, ये तो 3 साल पहले अंदर कोरोना आया ना, ये तो अब इनकी जिम्मेदारी है ना। 20 को आया हुआ है ना, है 19 के एंड में आया है, 2 साल हो गए, 19 कहलाता है 4 साल। ये क्या हम हुकूमत से सवाल ना करें कि भाई एक चीज आधी से आधी कीमत पे 10% में बन रही थी, आपने बनाई क्यों नहीं? अगर नहीं बनाई, लानी थी तो 3 दिन 60 क्यों हुई? क्यों आप लोगों का मजाक उड़ाते हो यार? क्यों मौत बेच रहे हो? फिर यार ठीक कहते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज गिल साहब ने सुकून मौत में एक और गिल साहब ने कोई गलत बात नहीं की। एक कस्टम का ऑफिसर वहां पे कत्ल भी हुआ है, मेरा पॉइंट उन्होंने कहा अयान अली और जरदारी खरबों रुपए ले जाते हैं इकट्ठे जहाज पे, तो शहबाज गिल साहब हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे, तो फिर पकड़े ना उन्हें यार, रिकवर करें पैसे। हमें तो खुशी ये होगी कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने फलां आदमी को पकड़ा और पैसा रिकवर हो गया, इल्जामात से आगे आ जाए। तो ये बात ठीक है यान अली की, वो कस्टम इंस्पेक्टर में ही मर्डर हुआ है, यान अली से आपसदारी की बात है। मैंने भी पूछा था, उसने कहा मेरा क्या तल्ला का, पैसे तो जरदारी साहब मुझे उन्होंने कहा है, लेकिन अब हुकूमतों ने कार्रवाई करनी है। नहीं भट्टी साहब, मुझे कानों में साफ आवाजें आ रही हैं, वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी ओमनी ग्रुप है, हमें एग्जैक्टली पता लग गया है कि अंडे वाले के कितने पैसे थे, दूध वाले के कितने पैसे थे, और ये कौम को बताया गया कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि इस केस में फलां जरदारी समेत कोई बच ही नहीं सकता। किधर गया? 1.5 साल हो गए। थोड़ा सा लेट्स बी ऑनेस्ट, बात यह है कि आप अदालतों के ये काम सजाएं देना अदालतों का काम है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम नहीं है, ठीक है। इमरान खान साहब अरशद मलिक पे काबू नहीं पा सके थे, हमारे सामने ये बात है, लिहाजा उनकी हाँ ये भी मैं बात आपकी मानता हूँ कि इतना कंप्रोमाइज्ड है आपका तफ्तीशी सिस्टम, इतना कंप्रोमाइज्ड है 30 सालों से, वो उसको छोड़ दें। अब ये बात चौधरी साहब भी कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। आसिफ जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, इनके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानीज को एतमाद नहीं है, जिसकी वजह से अब भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ओवरसीज पाकिस्तानीज को हर सूरत में इंतखाबी अमल से बाहर रखना चाहती है। क्यों भट्टी साहब? देखिए, मेरा ख्याल है मौजूदा अपोजिशन जो सच बात है, वो शफाफ इलेक्शन कभी भी नहीं चाहेगी। 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार वोट बनाए ज़ाया हो जाए, वो तो घर से 25 हज़ार वोट जाली बना के निकलते हैं। इमरान खान यही तो दलेराना काम कर रहा है, इस्लाहत कर गए। तो ये वोट बैंक है जिसका जिक्र करते होते हैं, तो ये और कौन सा है? मैं आपको बंदे मिला देता हूँ जो एक इलेक्शन में 5-5 वोट डालता है, लाहौर में रहते हैं। खुदा ना खासा मैं खिला में नहीं लेके जाऊंगा। उनका इंटरव्यू ना करें जरा, उनके चेहरे को ब्लर करके। मैं आपको परसों ले आते हैं, वोटर लिस्ट ले आते हैं, पर लाहौर के जिस हल्के की आप कहते हैं, आप मुझे वो वहां काम कर जाओ ना, तो मैं आप इस मुल्क की बहुत, मैंने 4 स्टोरियां की हुई हैं, मुझे इलेक्शन कमीशन के पास मुझे ले चले, वो कह रहा था मैं क्या करूं भाई। तो ये इसलिए नादरा से डरते हैं कि नादरा के तरफ यार, नादरा के पास चले गए, एक बंदे का 1 वोट होगा, काजी साहब मैं 3 वोट नहीं डाल सकूंगा। इन्हें मौत उससे है कि शफाफियत से इनकी करप्शन और जालसाजी पकड़ी जाएगी, जाली वोट नहीं डाल सकेंगे। जी मरी साहब, आप तो ओवरसीज रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सच ये है कि इमरान खान वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है। ओवरसीज यूरोप कह लें, अमेरिका कह लें, इवन मिडिल ईस्ट में, ये मेरी राय है, आप डिसएग्री करते हैं, पॉपुलर है। मगर मैं समझ रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब वो पॉलिटिकल उसकी मैनेवरिंग कर रहे हैं, उससे बेनिफिट ले रहे हैं, वो बार बार हिट कर रहे हैं कि ये आपको पसंद नहीं करते, ये इसको पसंद नहीं करते। मेरी अपनी राय है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, इल्म का एक तालिब इल्म होने की चीज़ है, वोटर हमेशा रेजिडेंसी से बनती है। आप अगर लंदन में रह रहे हैं, आप पाकिस्तानी, मुझे उस पर कोई तकलीफ नहीं, मगर वोट आपका वहाँ पे होगा जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ आपका MNA, वहाँ MP है। उसमें तो देखिए हमारे 5-5 प्रिंसिपल ही है, वहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो हमारे 5-5। वो भट्टी साहब की बात सही है, आप रिश्ते सही करें। मैं हैरान हूँ कि आज यार ये एक बंदा आपका 5-5 हल्के से इलेक्शन लड़ता है, वो ठीक है, इलेक्शन लड़के चौधरी साहब इधर देखें, चौधरी निसार 2.5 साल
आपका ओथ नहीं उठाता, वो अवाम की तजलील नहीं है। यार ये क्या लॉजिक है कि जो उधर रह के अपने बीवी बच्चों को इनके लिए पैसे भेज रहा है, जो इस जमीन पे पैदा हो, जिन्होंने यहाँ एक के 5-5 वोट बनाए हुए हैं ना, उनको कोई जेब नहीं देता कि वो किसी की रेजिडेंसी की बात करें या ना करें। जब आप चलते ही बदअहमती से हैं, जब चलते ही बदनीति से हैं। अच्छा मैं ये सुना दूं, वज़ीर आज़म साहब का एक वाशिंगटन पोस्ट में मजमून छपा है जिसमें मोटी मोटी बातें उन्होंने की हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में रहकर जंग नहीं जीतता, पाकिस्तान से ये जंग जीती गई है। पाकिस्तान अमन में अमेरिका का एहतियाती बनना चाहता है, जंग में नहीं। तारीख से साबित होता है कि अफगानिस्तान को बाहर से बैठकर काबू नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए तो अफगानिस्तान में दोबारा खाना जंगी फूट सकती है, जिससे पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर आ जाएगा। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने पहले इसकी भारी कीमत चुकाई है। माजी में पाकिस्तान ने मुतारब अफगान फरीकों में से किसी एक की तरफदारी करके गलती की थी, लेकिन इससे सबक सीख लिया है। इसकी वजह से 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। अमेरिका ने $20 अरब इमदाद में दिए, जबकि हमारी मीशत को $150 अरब का नुकसान हुआ। ये तो मलिक साहब आप मैंने तो इस बात पे जो वज़ीर आज़म ने दिया, मैंने वज़ीर आज़म की दलेरी को, बहादुरी को, जुर्रत को सलाम किया। जो अच्छा काम है अच्छा वो कोई भी करेगा। यार 20 साल हम उनकी लड़ाई में लड़के राख हो गए हैं। हम खुद वो डरपोक बुज़दिल भाग रहा है। अब फिर आने वाले दिनों में जो क्राइसिस आ रहे हैं, मुझे खौफ आ रहा है। काजी साहब जो वो नफरत का बीज बो के जा रहा है, जो तालिबान में खाना जंगी का खदशा है, आप सोच नहीं सकते। हमारी फौज 24 घंटे आजकल इस इशू पे डिस्कशन कर रही है। चलें ये दीज वर मलिक साहब, ये तो पॉलिसीज उन्होंने परसू की ना, फिर मुझे बताएं ना। देखिए बात बड़ी सिंपल है। इमरान खान को आई मस्ट अप्रिशिएट हिम। 42 साल से हमने 2 एक्सपीरियंस किया। हमने जिहाद अफगानिस्तान भी किया, हमने वॉर अगेंस्ट टेरर भी की। हुआ क्या है, जब अफगानिस्तान डिवाइडेड होगा, हम एक ग्रुप के साथ जाएंगे तो हम एक दुश्मन ले रहे हैं। ये इमरान की बड़ी ही विजिबल सेंसेबल बात है कि हमें दुश्मन है, क्या जरूरत है। फवाद चौधरी साहब ने क्या, हमने तो रहना ही उनके साथ। क्या बता रहे हैं फवाद चौधरी साहब? हमारा जो बजट है वो हमारा डिफेंस का है। डिफेंस में मैं ये बात बता दूं कि ये कोई दूसरा तीसरा मुसलसल साल है कि हम डिफेंस बजट को उस तरह से नहीं बढ़ा सके जिस तरह से हमारे हमसाया ममालिक ने अपने बजट जो हैं वो बढ़ाए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम 2000 अरब रुपए से ज्यादा इस वक्त उन कर्जों का पैसा दे रहे हैं जो हमने नहीं लिए, जो हमारे इस साइड के ऊपर बैठे हुए दोस्तों ने लिए हैं। अच्छा जी, वो एक ये एक और स्टडी है, ये ग्राफ है गालबन, ये दिखाइएगा जरा कैसा है, जरा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये नाज़रीन आप ऊपर देख रहे हैं, ये तकरीबन $56 बिलियन से $91 बिलियन तक गया है बजट जो है डिफेंस का इंडिया का। वेयर एज हम हमारे साहब कहाँ नजर आ रहे हैं? हम तकरीबन सस्टेन, हम हमारा ऊंचा नहीं गया बजट। देखिए हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम अपने डिफेंस का नहीं, जो मेरे मुल्क की महाफिज है फौज, नई असम्बली पंजाब बना ली है, उसके अरबों रुपये लगा लिया। यार लुक कि आपने ओरेंज ट्रेन पे अरबों रुपये लगा लिया है, लेकिन जो मुहाफिज है, जो शहीद हो रहे हैं, उनके बजट में काजी साहब छोड़ दें बस। इस घर को आग लग गई, घर ही के चिराग। और फिर दूसरा ये जरा फजल रहमान साहब का भी शॉर्ट सुन लें जाते जाते। एक तरफ ये है और एक तरफ ये भी हो रहा है। बहरहाल आप फैसला करेंगे, जरा सुन लें ये क्या कह रहे हैं। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही, लेकिन क्यों सर उठा रहे? हमें शुबा है कि इस किस्म के हालात रियासत और रियासती इदारों के नाक के नीचे पैदा होते हैं। उनकी आंखों के सामने ये हालात रूनुमा होते हैं। बटे साहब उन्होंने तो सीधा सीधा आपके शहीदों और गाजियों पे इल्जाम लगा दिया। फिर मैं कहूँगा जब नैब ने इनको बुलाया था, कश्मीर कमेटी आप क्यों नहीं जब आपने इनको नैब ने बुलाया तो इन्होंने कहा था नैब को जूते की चेयरमैन नैब को रहना चाहिए। उसके बाद ये आपकी फौज के जो जवान शहीद हो रहे हैं, उनके जख्म में नमकबाजी नहीं, कि इनका मतलब है कि फौज इन दहशतगर्दों को उठा रही है। अल्लाह उस वक्त नहीं कर रही थी जब ये इन्होंने LFO दिया था और जाके हुकूमत बना जब शरफ ने खुद इन्हें देखे ना सुबह भी दिया था। इनकी लड़ाई क्या है? इनकी महरूमी ये है इक़्तिदार से दूरी, बस। इसके अलावा इसका मतलब ये है कि जो अगर कोई खाकम बदहन इनके पास कोई जेन्युइन इशू है भी तो उसके पीछे बदनीति होती है। अच्छा गाइस साहब, मेरे और आप पे तो पैमरा नोटिस दे देता है। इन्होंने फौज में डायरेक्ट दहशतगर्दी का मुबैना तौर पे इल्जाम लगाया। क्या इन पे कोई केस नहीं? और कानून सिर्फ हमारे लिए है यार, कमजोर के लिए। यार बात सुने, मैं जाके तफ्तीशी अफसर को कहता हूँ कि मेरी यादाश्त खत्म हो गई, मुझे ये बताएं ना किसी कत्ल का कोई मुजरिम है, कोई मेरे तबके का आदमी है, उसे कहीं किसी SHO के सामने कहे और मैंने नहीं याद मैंने मारा या नहीं मारा, 2 मिनट में मेरी खाल उतार के रख देंगे।
बड़ी साहब ये है आप जाएं 5 स्टार 7 स्टार चोरों में और गरीब चोरों में जब तक आप फर्क खत्म नहीं करते। काजी साहब जब आप 4 करोड़ या 3 करोड़ की गाड़ी पे जाएंगे ना, फिर अफसर भी कांपेगा और आपके साथ एक जुलूस होता है, थोड़ा सा हकायक भी मद्देनजर रखे, जुलूस ये लेकर ड्रामा बंद कर दें, साथ। ड्रामा बंद कर दें, एक कानून बना दें कि इन तमाम लोगों को 25-30 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत है। हम कोई और प्रोग्राम कर लिया करें, ज्यादा बेहतर यही है। हम और प्रोग्राम कर लिया करें, हम बिला वजह बोलते रहते हैं कानून की अमलदारी होगी है, यहाँ पे जमहूरियत को है, जमहूरियत आ गई है, जमहूरियत चली गई है, जमहूरियत। तो बड़ी साहब ये क्या ड्रामा है? देखें गाय साहब, आपको सारा पॉलिटिकल कल्चर भी देखना पड़ेगा। हमारा सारा पॉलिटिकल कल्चर है कि हर चीज़ ख़राब है, मुझे जब हिस्सा मिला ठीक हो जाएगा, फिर आपने कहना मैं फिर पॉलिटिकल बात करें। जंगी अपना हमारे शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना है, 1 महीना पहले आए, उन्होंने कहा जी इकॉनमी ख़त्म, तबाह बर्बाद, कहानी की मुक। एकदम जब वो वज़ीर ख़जाना बने, आज कल वो असेंबली में बता रहे हैं कि सब कुछ पिछली हुकूमतों ने किया, सब ठीक हो गया, इकॉनमी ठीक कर दी, GDP भी ठीक कर दी। आप पाकिस्तानी को नौकरी दें तो वो दुनिया का बेहतरीन मुल्क बना देता है। जिस दिन उसे नौकरी लें कहता है पाकिस्तान से गलत चीज़। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या बड़े डकैतों को पकड़ सकते हैं या नहीं? सारे ये नहीं पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते? नहीं, डकैत ही जब अब हुकूमत का हिस्सा होंगे तो कौन पकड़ेगा उनको? मलिक साहब बता ही नहीं रहे, सच्ची बात नहीं पकड़ सकते। एहतसाब बंद करके तो ये हमारा ऊपर जो खर्चा होता है उनके एहतसाब पे वो तो ख़त्म करा दें, क्योंकि वो तो पहले घर से ज़मानत लेके आपके पास आते हैं। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।